नमस्कार। भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। गोकुलदास तेजपाल हाउस में सन 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये जगह गोवालिया टैंक मैदान से महज 250 मीटर की दूरी पर थी। अधिवेशन 7 अगस्त को शुरू हुआ और अगले दिन तक जारी रहा। कांग्रेस के नेताओं ने 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का फैसला किया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। कांग्रेस ने यह आंदोलन तब छेड़ा जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेज सरकार युद्ध में उलझी हुई थी, लेकिन उसने भारत के अंदर किसी भी आंदोलन को कुचलने का मन बनाया हुआ था। वो इस तरह के आंदोलन का पहले से आभास हो चुका था। उसने इस आंदोलन को कुचलने का सारा बंदोबस्त कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसका ऐलान 8 अगस्त हुआ और 9 अगस्त तक सभी कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महात्मा गांधी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया, जबकि बाकी नेताओं को अहमदनगर फोर्ट में रखा गया। सभी बड़े नेताओं के जेल चले जाने से आंदोलन के लिए जरूरी नेतृत्व की कमी दिख रही थी। ब्रिटिश सरकार में संतुष्टि थी और ऐसा लगा कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इसी समय अरुणा आसफ अली आगे आईं। अरुणा आसफ अली के पति आसफ अली कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे और आंदोलन के शुरू होते ही उन्हें भी अंग्रेजों ने जेल में भेज दिया था। अरुणा आसफ अली ने अपने कंधों पर आंदोलन की जिम्मेदारी ले ली। ब्रिटिश अधिकारी और पुलिस ने जो सोचा भी नहीं था वो हुआ और अरुणा आसफ अली ने नेतृत्व संभाला और गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस के ध्वज को फहरा दिया। इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। अरुणा आसफ अली को गिरफ्तार करने की कोशिशें भी नाकाम हो गई और वो अंडरग्राउंड हो गई। इस घटना की चर्चा हर गली और गांव में हुई और जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अंग्रेजों ने प्रोटेस्ट को चलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन देश के हर कोने में कहीं बड़े तो कहीं छोटे विरोध प्रदर्शन होते ही रहे। अरुणा के नाम पर वारंट जारी हुआ, उनकी संपत्ति को जब्त करके बेच दिया गया, लेकिन वो अंडरग्राउंड आंदोलन चलाती रही। दूसरी ओर वाइसराय काउंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, रियासतें, सिविल सर्विसेज और पुलिस ने इस आंदोलन का पुरजोर विरोध किया। भारत के बड़े व्यापारी भी इस आंदोलन के खिलाफ ही दिखे। वहीं देश के युवाओं का एक तबका सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में खड़ा था, जो एक्सिस पावर के साथ मिलकर युद्ध के जरिए आजादी हासिल करने की कोशिश में थे। बाहरी देशों से भी इस आंदोलन को बहुत सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने इस आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से बात की और कहा कि भारतीय नेताओं की कुछ मांगें मानी जानी चाहिए। इस आंदोलन में लोगों ने विरोध प्रदर्शन अलग अलग तरह से किए। लखनऊ में लोगों ने काली पतंगें उड़ाई और इस तरह से पेंच लड़ाए कि पतंगें सरकारी दफ्तरों में ही गिरे। पुलिस भी इन पतंगबाजों को पकड़ नहीं पाती थी, क्योंकि ये बहुत दूर से पतंग की डोर थामे होते थे और शाम में कभी कभी ऐसा भी होता था कि आसमान में काली पतंगों का नजारा हो जाता। लखनऊ की ही तरह पटना, लाहौर और दिल्ली में भी यूनिक प्रदर्शन हुए। दूसरी ओर अरुणा आसफ अली भी कुछ न कुछ ऐसा करती रहती थी कि अंग्रेज परेशान रहे। हालांकि कुछ समय बाद वो बीमार हो गई और दिल्ली के करोल बाग के डॉक्टर जोशी अस्पताल में छुपकर अपना इलाज करा रही थी। गांधी जी ने उन्हें हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उन्होंने कहा कि आंदोलन का लक्ष्य हासिल हो गया है और अब वो सरेंडर कर दें। हालांकि उन्होंने सरेंडर नहीं किया और वो तभी बाहर आईं जब 1946 में उनके नाम से जारी हुआ वारंट वापस ले लिया गया। उस समय ऐसा कहा गया कि यह आंदोलन नाकामयाब हो गया। इसकी नाकामयाबी का बड़ा कारण ये था कि सभी कांग्रेसी नेताओं को तुरंत ही हिरासत में ले लिया गया और आंदोलन के लिए कोऑर्डिनेटेड अभियान नहीं चलाया जा सका। ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजादी देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसको इस बात का आभास हो गया कि अब भारत पर वो बहुत दिन राज नहीं कर सकेगा। भारत छोड़ो आंदोलन उस समय नाकामयाब रहा,
लेकिन उसके असर ने ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये भारत छोड़ो आंदोलन का ही असर था कि 1946 के शुरू में भारतीय सेना के अंदर कई विद्रोह खड़े हो गए। बंबई में ये बगावत रॉयल इंडियन नेवी तक पहुंच गई। फरवरी 1946 के बाद कलकत्ता, मद्रास और कराची में भी सेना के अंदर बागी स्वर सुने गए। हालांकि इन सभी विद्रोहों को दबा दिया गया। दूसरी ओर ब्रिटेन में अब लेबर पार्टी सत्ता में आ गई और वो भारतीय लोगों की भावनाओं को समझ गई। 1946 के शुरू में ही भारत में चुनाव भी हुए। 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। कांग्रेस की इस जीत ने साबित कर दिया कि ब्रिटिश सरकार बिना कांग्रेस समर्थन के देश में सरकार नहीं चला सकती। कांग्रेसी नेताओं ने अपनी समझबूझ से अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने हिंदू बाहुल्य सीटों में से 90% से अधिक जीती, जबकि मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 87% से अधिक जीत ली। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में देश की आजादी के बाद आगे सरकार कैसे चले, इसको लेकर बातचीत शुरू हो गई। हालांकि कुछ ही समय में दोनों पार्टियों में टकराव दिखने लगा और मुस्लिम लीग ने अलग देश का राग अलापना जारी रखा। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे। कांग्रेसी नेताओं ने इन दंगों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। सितंबर 1946 को अविभाजित भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया। इस सरकार में कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग के नेताओं को भी मंत्री पद दिया गया और बंटवारा ना हो, इसको लेकर कांग्रेस, खुदाई खिदमतगार और अन्य सेक्युलर दल प्रयास करते रहे और मुस्लिम लीग को समझाने की कोशिश करते रहे। ब्रिटिश सरकार ने 1947 की शुरुआत में भारत के नेताओं को बता दिया कि अब वो सत्ता पूरी तरह से ट्रांसफर कर देंगे। ब्रिटिश सरकार की जल्दबाजी और मुस्लिम लीग के नेताओं की हठधर्मिता ने आखिर देश को बंटवारे की आग में झोंक दिया। बंटवारे की चोट के बाद भी भारत की आजादी ने नई उम्मीदें जगाईं। युवा भारतीय के सपनों का भारत अब हासिल हो गया था। भारतीय संसाधनों पर अब देश के लोगों का अधिकार था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बन गया। भारत के संविधान ने देश के हर नागरिक को कानून के समक्ष समान माना। संविधान ने शोषित तबकों को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास किए। देश की आजादी से जुड़े ऐसे ही कई रोचक घटनाओं के बारे में आप जान सकते हैं हमारे चैनल में। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।